हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कक्ष में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए सभी विषयों के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीएसएससी के क्वेश्चन हैं वो लेके आऊँगा। तो वो मैं आपके लिए आज पॉलिटी के 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बीएसएससी में पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इसी तरह से मैं हर विषय के हमारी टीम जो है हर विषय के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएगी। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से है और 20 क्वेश्चन है इसमें से। तो आज चलिए इसको डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, बी नगर पालिकाएं म्यूनसिपैलिटीज, सी जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डी कृषि उत्पाद बाजार समितियां एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो नगर पालिका से है, म्यूनसिपैलिटीज से है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 74वां संविधान संशोधन क्या है, इससे क्या हुआ था। ठीक है, ये संविधान संशोधन जो है इसके बारे में अगर देखें तो 1991 में ये लोकसभा में पेश किया गया था इस संविधान संशोधन को। ठीक है, ये बिल जो है 1991 में पेश किया गया था। 1991 में जब ये बिल पेश किया गया तब सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। और ये बिल जो है किस नाम से जाना जाता है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि 1992। और ये बिल 1992 में पास हुआ। फिर जाके 1 जून 1993 से ये बिल जो है वो लागू हो गया। ठीक है, और ये अगर इसका इतिहास कुछ जान लें हम, जो ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका इतिहास कहाँ से आता है, तो स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन जो 1882 में इन्होंने मैग्ना कार्टा लाया था स्थानीय स्वशासन के। स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी स्थानीय स्वशासन की। तो इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। और इसकी बात करें तो ये किस अनुच्छेद में आता है? ये जो म्यूनसिपैलिटीज अगर नगर पालिका की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है 243 अनुच्छेद 243 के पी से लेके अनुच्छेद 243 के जेड जी तक। 243 के अंदर ही निहित है और 243 के पी से 243 के जेड जी तक जो अनुच्छेद आते हैं उनमें से सारी इससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, इसमें से एक होता है, इसमें 18 विषय हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषयों की चर्चा की गई और ये 18 विषय किस अनुच्छेद में निहित है? तो इन्हीं में से किसी में से एक, इसका नाम है 243 का डब्लू। ये अनुच्छेद कौन सा है? 243 का डब्लू, जिसमें ये 18 विषय निहित है। और इनका कार्यकाल जो होता है नगर पालिका का के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर बनते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, ये कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये 3 स्तर पे विभाजित है। नगर पालिका को तीन तरह से बांटा गया, मतलब 3 प्रकार की नगर पालिकाएं बांटी गई है। पहला एक प्रकार जनसंख्या के आधार पर इनका वो निर्धारण किया जाता है। पहला है नगर पंचायत जो छोटे स्तर पर होता है, दूसरा है नगर पालिका और तीसरा है नगर निगम। ठीक है, अगर इसका कुछ इतिहास देख लें नगर निगम के बारे में अगर हम, तो पहला नगर निगम जो है वो 1688 ईस्वी में कहाँ बना था? पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में बना था। आगे चल के फिर 1726 में बम्बई और कोलकाता, इन दोनों जगहों पे नगर निगम की स्थापना हुई थी। ये संविधान के किस भाग में आता है? अगर भाग की बात करें तो भाग 9 का क है। और अगर हम इसके अनुसूची की बात करें, मतलब शेड्यूल की बात करें, तो ये किस शेड्यूल में आता है? ये शेड्यूल है इसका
12, शेड्यूल 12 और भाग 9 के क में यह आता है। ठीक है, तो नगर पालिका के बारे में और 74वें संविधान संशोधन के बारे में आपको इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस बारे में है? अगला क्वेश्चन राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ध्यान देना है। राज्यसभा वॉज फॉर्म्ड इन 1958। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें से हमको चुनना क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है राज्यसभा के संदर्भ में। ठीक है, अगर हम देखें इसमें से कथनों पे हम ध्यान दें तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्यसभा एक स्थायी संस्था और ये निरंतर चलने वाली संस्था है, ये कभी न भंग होने वाली संस्था है, इसको किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। तो जी हाँ, ये सही है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और जितने सदस्य रिटायर होते हैं उतने ही सदस्य का चुनाव हो जाता है, इसलिए ये निरंतर चलने वाली संस्था बन जाती है। तो इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। राज्यसभा का गठन जो है वो हुआ है 1952 में। ठीक है, और अगर आखिरी ऑप्शन को हम देखें तो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। ये राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जो करते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से, साहित्य, कला, ये जो क्षेत्र होते हैं वो साहित्य होता है, कला के क्षेत्र से, फिर खेल के क्षेत्र में। तो इन सारे क्षेत्रों में जो खेल कला के अंतर्गत ही आ जाता है, तो इन सारे क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए उन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो इस प्रकार से राज्यसभा के संदर्भ में ऑप्शन सी जो है वो कथन गलत हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ? 1952 में, ना कि 58 में। ठीक है, अगर राज्यसभा के बारे में थोड़ा और बात कर लें हम तो ये राज्यसभा जो है, राज्यसभा का राज्यसभा नाम कब पड़ा है? 1954 में। ठीक, तो इससे पहले इसको क्या कहा जाता था ये जानना जरूरी है। इससे पहले इसको कहा जाता था राज्य परिषद। राज्यसभा को पहले क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। 1954 से इसका नाम क्या पड़ा है? राज्यसभा। अब राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और साथ में इसको सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड चैम्बर है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या अगर देखें तो वर्तमान में 243 है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250। इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। 245 में से 233 सदस्य जो हैं वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित हैं, और 12 जो है उनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, जैसा कि विकल्प डी में दिया हुआ भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, अब 233 सदस्य में से 229 जो है और 229 जो है ये राज्य से हैं, और 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, यूनियन टेरिटरीज से, यूटीज से। ठीक, तो इस तरह से देख सकते हैं राज्यसभा के संदर्भ में। राज्यसभा के संदर्भ में एक और चीज़ जान लीजिए कि राज्यसभा में जो सीटों का जो आवंटन होता है वो होता है किस अनुसूची के अंतर्गत वो लिखा हुआ है? वो शेड्यूल की अगर बात करें तो हम वो शेड्यूल कौन सा हो जाएगा? 4th शेड्यूल हो जाएगा। 4थे शेड्यूल में राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में अभी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, और दोनों लैंग्वेज जैसे कि आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा आपको। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन जब
राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी अक्षम हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य कौन करेंगे? तो अगर हम विकल्प ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरा दिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है कानून मंत्री, चौथा है गृह मंत्री। तो अगर हम देखें तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तब जब राष्ट्रपति या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जो कि कार्यभार संभालते हैं वो भी अनुपस्थित हो जाए, तो उस स्थिति में कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हो जाते हैं। ये सर्वप्रथम, पहले ये प्रावधान संविधान में नहीं था। सर्वप्रथम इसका प्रावधान जो है जब तब हुआ जब 1969 में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय पर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे वो थे वीवी गिरी। वो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे और वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। लेकिन जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। साथ ही 6 माह के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। तो 6 माह के भीतर जो चुनाव कराना था वीवी गिरी को, तो वीवी गिरी खुद राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ना चाहते थे। तो जब ये राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ना चाहते थे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो राष्ट्रपति के पद पर खुद थे तो इन्होंने उस राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति के पद पर जो पूर्णतः राष्ट्रपति जो आगे आने वाले 5 सालों के लिए होते, उनके लिए उन्होंने चुनाव में लड़ने के लिए वर्तमान जो राष्ट्रपति के पद पर वो कार्यरत थे उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। जब ये इस्तीफा उन्होंने दिया तो ये समस्या उत्पन्न हो गई कि अब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे, अब राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे। तो उसी समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति, ये संविधान में संशोधन के तहत इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और इसी समय से ये प्रावधान अब भारत के संविधान में निहित है कि जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना होता है। पहले शुरुआत में संविधान में ये प्रावधान नहीं थे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग। मुख्य न्यायाधीश को टू द चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति को टू द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को टू द प्राइम मिनिस्टर, विधि मंत्री को टू द लॉ मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा। इसका अर्थ यही हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जो वो किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बात कर लें, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय को भारत में अपनाया गया था। 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में कार्यरत है। वैसे इससे पहले ये लिया कहाँ गया था? ये 1935 में एक फेडरल कोर्ट था। 1935 में जो वो भारत शासन अधिनियम था उसमें फेडरल कोर्ट बना था और उसी कोर्ट का ये उत्तराधिकारी माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय, ठीक है, इसी का उत्तराधिकारी माना जाता है। पहले अगर हम चीफ जस्टिस के बात कर ले तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? H.J. कानिया पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ इसकी चर्चा किस में है? भाग 5 में है, ठीक, भाग 5 में है। और इसका अनुच्छेद अगर हम देखें, इसका अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद है ये 124 से 147 तक।
ये अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में जब ये फेडरल कोड बना था तो इसमें एक CJI हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस जिसको CJI कहते हैं, मतलब चीफ जस्टिस थे, और तभी 2 अन्य जज थे। मतलब कुल जो था तभी 3 सदस्य थे। सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद जब 28 जनवरी को इसकी स्थापना हुई तब इसमें कुल जो है वो कितने थे, 7 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं, वर्तमान में अगर हम देखें तो 2023 में, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। 2019 में 19 के संशोधन 2019 तक इसमें 31 सदस्य थे, और 2019 के संशोधन के तहत इसमें वर्तमान में 34 जो है वो न्यायाधीश हुआ करते हैं, जिसमें से एक जो है वो CJI और 33 अन्य न्यायाधीश हुआ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फिर वही सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार SSC का ये एक फेवरेट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से लगभग 2-3 क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि 3 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन क्या है उसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें से पूछ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। इट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओनली। इट हैज़ ओनली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अगला दिया हुआ, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और इसके बाद कह रहा है कि इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के कई क्षेत्राधिकार होते हैं। इसमें से अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें मूल भी है क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें मूल क्षेत्राधिकार होता है, फिर क्षेत्राधिकार होता है न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार होता है, फिर इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। फिर इसमें सलाहकारी, जिसको हम परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, जिसको सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, वो भी है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं हम, न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कई और अधिकार हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में जो है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है किस बेस पे जारी करता है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो, अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो तो उसकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आप अगर किसी भी प्रकार से आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। और आपका जो अगर अपील है वो अगर सही बेस पे है तो आपके अपील को सुना जाएगा। और इसमें 5 प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी कर सकता है आपके मूल अधिकार के अगर कोई हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ठीक, तो ये किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है राज्यों के राष्ट्रपति शासन की। तो अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 365, तीसरा अनुच्छेद 359 और चौथा अनुच्छेद 360 है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356 हो जाएगा, आर्टिकल 356।
जिसके तहत राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन तब लागू करते हैं जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है। और इसकी जानकारी कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र जो है असफल हो गया और राज्य सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता कौन है? इसकी जानकारी कौन देता है? तो गवर्नर देते हैं वहाँ के। ठीक है, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो इसकी जानकारी राष्ट्रपति तक को देते हैं और राष्ट्रपति उसके बेस पे, उसके हिसाब से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ठीक है, और अगर हम इसमें से देखें तो अनुच्छेद हम अगर देखें तो अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये इसके तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन राज्यों में अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी प्रकार का आपातकाल जो है इसमें किसी भी प्रकार इस अनुच्छेद में इमरजेंसी शब्द यानी कि आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया। इसको कहा गया है राष्ट्रपति शासन, न कि आपातकाल, न कि राज्य आपातकाल। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हम आम भाषा में कि उपयोग कर लेते हैं कि इस राज्य में आपातकाल लागू है, लेकिन आपातकाल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। और इसमें उपयोग क्या किया गया? राष्ट्रपति शासन का इस अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 352, अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के बारे में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। और इसी तरह से अनुच्छेद 360 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ भी है, अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगाया अभी तक। एक बार 1991 के आसपास जो स्थिति उत्पन्न भी हुई थी वित्तीय आपातकाल की, तो उस स्थिति को फिर से हमने जो एलपीजी लाके उस स्थिति को संभाला और वित्तीय आपातकाल से हम अपने देश को बचाया था। उस समय के जो नरसिम्हा राव की सरकार थी और वर्तमान में उस समय पे प्रधानमंत्री के तौर पे पीवी नरसिम्हा राव कार्यरत थे, तो उन्होंने इससे वित्तीय आपातकाल से देश को बचाया भी था। तो अगर हम देखें तो इसके तहत 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला अगर देखें तो ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद जो अगर देखें 355 में एक चीज़ और कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि केंद्र जो है वो राज्य को, केंद्र की ये जिम्मेवारी है कि वो राज्य को किसी भी बाह्य यानी कि बाहरी आक्रमण से बचाएगा। राज्य को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाएगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र की है। और साथ ही बाह्य आक्रमण के साथ ही आंतरिक अशांति, जो केंद्र में जो राज्यों में आंतरिक अशांति फैलती है कभी कभी, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मणिपुर में फैली हुई थी, आप लोगों ने जाना ही होगा, पता ही होगा इसके बारे में। तो आंतरिक अशांति से भी, राज्यों के अंदर जो आंतरिक अशांति है उससे भी बचाने की जिम्मेवारी जो है वो किसकी है? केंद्र की है। ठीक है, और ये संविधान के दायरे में रहकर कौन करेगा? ये कार्य केंद्र करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 355 के तहत। और आपको पता होगा कि मणिपुर में कुछ दिन पहले अनुच्छेद 355 भी लगाया गया था। ठीक, अब ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये संवैधानिक तंत्र असफल होने की स्थिति में लगता है। 365 अनुच्छेद में लिखा हुआ ये बात कि जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राज्यपाल जो है ये जानकारी राष्ट्रपति को देगा और डायरेक्टली गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को ये बताएंगे और फिर 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द concept of basic structure of Indian Constitution was propounded? तो ऑप्शन अगर देखें तो इंदिरा साहनी का वाद, इंदिरा साहनी केस, एस.आर. बोमई का वाद, एस.आर. बोमई केस, फिर कहता है रुदल शाह का वाद, रुदल शाह केस, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम करें मूलभूत ढांचे की बात करें तो मूलभूत ढांचा जो है ये किस वाद में आया है? तो ये आया है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद
भारती केस में ये बात जो है ये मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। अब ये केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती थे केरल के मठाधीश। केरल में एक मठ था, उनके मठाधीश थे, और इनकी ज़मीन जो है यानी कि संपत्ति जो है वो राज्य सरकार ने ले ली थी। और ये जो है इन्होंने मूल अधिकार, अपने मूल अधिकार जो कि उस समय संपत्ति का अधिकार, मूल का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के तहत, तो वो उन्होंने उसके तहत अपने मूल अधिकार का हनन होने के कारण इसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किया था। ठीक है, बाद में लगभग 2-3 दशकों के बाद ये फैसला आया 1973 में। और 1973 में ये फैसला आया कि फैसला तो केशवानंद भारती के खिलाफ ही आया था, केशवानंद भारती केस हार गए थे। ठीक है, और 1973 में ये फैसला आया कि सभी चीज़ों में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचा, संविधान का जो मूलभूत ढांचा उसमें संशोधन नहीं हो सकता। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, इस बात के बारे में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया जबकि मूलभूत ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मूलभूत ढांचा के बारे में वो समय समय पर बताएंगे कि मूलभूत ढांचा क्या। मतलब संविधान का मूलभूत ढांचा ऐसी चीज़ें जो जिस पे संविधान टिका हुआ है। ठीक है, तो संविधान के मूलभूत ढांचे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि ये शब्द हैं जो मूलभूत ढांचा, ऐसा कुछ नहीं है। मूलभूत ढांचा जो संविधान का जो बेसिक है जिस पे संविधान टिका हुआ वही उसका मूलभूत ढांचा होगा। तो इस बात में कहा गया कि संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का जो है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 1973 में आया और ये 24 अप्रैल को ये फैसला आया था। 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था और ये उसी दिन से 24 अप्रैल 1973 से ही ये मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रारंभ हो गई। ठीक है, अगर हम देखें तो और इसमें 13 जज की बेंच थी और 13 जज की बेंच में 7 और 6 से फैसला हुआ था। ठीक है, कि 7, ये सबसे बड़ी बेंच थी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और अगर इस बेंच के फैसले को बदलना होगा कभी तो इस फैसले को बदलने के लिए 15 जज की बेंच बैठनी होगी। हमेशा जो है जज की बेंच जो है विषम संख्या में बैठती है क्योंकि फैसला जो है वो लेने में आसानी हो जिससे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को और 2-3 घटनाएं हुई, अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक 24 अप्रैल को तो ये तो हुआ ही है, केशवानंद भारती वाद तो आया ही है। दूसरा 24 अप्रैल को ही 1993 में जो है वो पंचायती राज्य जो है वो पूर्णतः शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। पंचायती राज का जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल 1993 से हुआ है। और 24 अप्रैल 1973 की बात करें तो सचिन का जन्म हुआ था उसी दिन, 24 अप्रैल 1973 को ही सचिन का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, पहला ऑप्शन दिया हुआ शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव जिसको कहते हैं। ठीक है, बी.एन. राव जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है संविधान सभा? संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष ये वरिष्ठ थे, सबसे वरिष्ठ थे और इसी आधार पर इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और फिर अगली बैठक जब 11 दिसंबर को हुई तो इसमें अध्यक्ष जो है स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए।
तो 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन के तहत इसकी संविधान सभा की शुरुआत की गई थी, संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर कोरम इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया? 1/20, 1/10, 1/5, 1/33। ठीक, तो अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए कोरम पूछ रहा है। कोरम क्या होता है? कोरम जो होता है वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है जिसके तहत वो सदन जो है चालू किया जा सके। जैसे कि लोकसभा का सदन अगर चलना है और राज्यसभा का अगर सदन चलना है, ठीक है, तो उसमें कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों कि सदन चल सके। तो इसकी संख्या जो होती है वो 1/10 होती है, कुल सदस्यों का 1/10। तो अगर हम ध्यान दें तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं कुल? वो 550 अधिकतम हो सकते हैं, और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250 अधिकतम हो सकते हैं। तो इसका अगर हम 1/10 करें तो कितने हो जाएगा? तो लोकसभा के अगर हम देखें तो लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 55, और राज्यसभा में कितने चाहिए? कम से कम 25 सदस्य चाहिए जिससे ये चल सके। और ये सदस्य जो है वो वहाँ के पीठासीन अधिकारी को मिलाकर, सब मिलाकर, कुल मिलाकर जो है उनकी संख्या 55 होनी चाहिए, या फिर लोकसभा में 55 होनी चाहिए, राज्यसभा में 25 होनी चाहिए न्यूनतम, तो ये सदन चल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कैसे? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा उसको हटाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्त को जो पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में इसके महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात, पहले इस पर महाभियोग लगाया जाएगा, और महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात, ठीक है, इसको राष्ट्रपति द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से विकल्प में कोई नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया, निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? महाभियोग की प्रक्रिया संसद के सदन से चलानी होगी, और उसके पश्चात राष्ट्रपति जो है, जब ये महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी तो राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा सकते हैं। अब इनका चुनाव जो है वो भी निर्वाचन भी कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति भी करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और इसको पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसके बारे में अगर हम देखें, निर्वाचन आयोग की चर्चा हम बात किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चंस, ये आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में, आप देख सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि इसी तरह के क्वेश्चन में आपके लिए जब मैं सेट करवाऊँ तो इससे और भी लेवल अप करके थोड़ा सा और भी बेटर और डीप क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? Which one of the following committees had recommended the inclusion of fundamental duties of the citizens in 1976? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अगर हम देखें तो इसमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी जिन्होंने 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया जाए। ये समिति बनी कब थी? ये
तो कांग्रेस की सरकार जो कि 1976 में 75 में जब आपातकाल लगाया था, 1976 में कांग्रेस की सरकार ने ही 1976 में इस समिति का गठन किया था और 1976 में इन्होंने अनुशंसा की कि मूल कर्तव्य होने चाहिए और इसी के तहत 42वां जो है संविधान संशोधन जो है 42th अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर जाके अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, तो 11 में से 10 जो है वो इसी समय पे जुड़ गए थे और फिर जो है बाकी का जो एक मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, इसमें जो है क्या है, वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान हो। ठीक है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हो, तो 86वें अमेंडमेंट यानी कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा जो है ये नागरिकों का मूल कर्तव्य, ये 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक, तो ये हो गया मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य के बारे में अगर हम देखें तो और कुछ जान सकते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य जो है संविधान जो राष्ट्र है उसके प्रति व्यक्तियों का जो कर्तव्य है वो दिखाता है। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 और ये संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में नहीं था? तो अगर हम आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल हो जाएगा इसका 51 का ए या फिर क। ठीक है, और ये इसी तरह से भाग 4 के क में है, संविधान संशोधन द्वारा आया है, तो भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के ए में ये निहित है 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन है, डीपीएसपी पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन कह रहा है ये कि कौन सा गांधीवादी है? तो इसमें से अगर हम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, अगर इसमें से देखें तो ये जो है वो गांधीवादी दर्शन से अगर देखें, गांधीवादी सिद्धांत से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो गांधीवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ इसमें से ग्राम पंचायतों की स्थापना। गांधी जी स्थानीय स्वशासन के बहुत समर्थक थे और ये चाहते थे कि शासन जो है वो स्थानीय लोगों के पास होना चाहिए। तो इन्होंने ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना जो हो जाएगा वो गांधीवादी दर्शन से जुड़ा हुआ हो जाएगा। और गांधी जिसे ग्राम पंचायत का जुड़ाव अगर देखें तो इसके तहत आप ये देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को जब पहला बार कहीं पे ग्राम पंचायत बना था, जानते होंगे आप लोग कि 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। नागौर जिला राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959 से। और ये 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी की जन्मतिथि है, तो इससे आप देख सकते हैं कि गांधी जी का इसके प्रति काफ़ी लगाव था। ग्राम पंचायतों की स्थापना, वो चाहते थे कि शासन जो हो वो बेसिक यानी कि निचले स्तर के लोगों के पास होना चाहिए, यानी ग्रामीण लोगों के पास स्थानीय मतलब जो स्थानीय स्वशासन के ये काफ़ी समर्थक थे। ये चाहते थे शासन स्थानीय लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो कई प्रकार के और भी मतलब डीपीएसपी में 2-3 प्रकार से होता है कि डीपीएसपी में और भी दर्शन दिए हुए हैं, मतलब और भी सिद्धांत दिए हुए हैं। जैसे कि अगर गांधीवादी दर्शन है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है मूलतः। अगर देखें हम डीपीएसपी को, तो एक जो है वो तो गांधीवादी हो गए, दूसरा एक समाजवादी है और तीसरा है उदार बौद्धिक। ठीक, उदार बौद्धिक सिद्धांत आते हैं, समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। इन तीनों पे आधारित है डीपीएसपी के
आर्टिकल्स और इसको बांटा गया है उस हिसाब में। संविधान में इस प्रकार का ऐसे किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं है, संविधान के तहत ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन इसको सामान्य तौर पर इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा और कि ये क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखें तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 36 से लेकर 51 तक। ठीक, और 51 के क में आता है मूल कर्तव्य, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, 36 से 51 तक। और ये भाग किस में आ जाएगा, भाग 4 में आता है। ठीक है, भाग 4, संविधान के भाग 4 में आता है और 36 से 51 तक आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर गांधी जी की चर्चा करें तो वो गांधीवादी दर्शन कौन सा हो जाएगा, पंचायत से जुड़ा हुआ जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको स्टैटिक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको याद रखना होगा कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो ये गठन जो हुआ था, अगर देखें तो ये गठन हुआ था 2004 में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, 2004 में। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम जान सकते हैं तो कुछ जान लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो ये आपको 1991 में इसका भी ये बिल भी संविधान में जोड़ा गया था। 1991 में इसका बिल आया था और फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको कहा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जोड़ा गया और 1993 से 24 अप्रैल से ये लागू हो गया, 1993 से। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। और ऐसे स्टैटिक टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पंचायती राज से स्टैटिक टाइप का ही क्वेश्चन है और ये बिहार से संबंधित है, क्योंकि बिहार का ये बिहार से जो है, बिहार से संबंधित एग्जाम में जो आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए और बिहार के पंचायती राज के बारे में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम। जितने भी एग्ज़ाम आप बिहार SSC के या फिर BPSC का देख लीजिए, बिहार SSC का देख लीजिए या फिर बिहार SI का देख लीजिए, बिहार पुलिस हो, बिहार SI, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन होते ही होते हैं। और साथ ही बिहार पंचायती राज अधिनियम से भी, बिहार पंचायती राज अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कह रहा है कि 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच कितनी अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है उसके तहत 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई, मतलब मैक्सिमम कितने दिन तक ये, कितने दिन बाद ये हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका बात देखें तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 3 महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने के बाद ये 3 महीने से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए। किसी भी 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम अवधि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम अवधि ये 3 महीने निर्धारित की गई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 2006 में आया है यह अधिनियम। अधिनियम के प्रावधान आपको कुछ देख लेने चाहिए, आप देख लीजिएगा। अधिनियम के प्रावधान जो है, इसी के तहत महिला को आरक्षण भी मिला था बिहार के पंचायती राज में, पंचायत में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या देगा अगला क्वेश्चन कहता है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति, देखिए ये फिर से पंचायती राज पे ही क्वेश्चन है, न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो किसी भी अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच कितने होने चाहिए, तो यहाँ जो न्यूनतम पंचों की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 7 होनी चाहिए। ये आपको याद रखना होगा कि न्यूनतम 7 होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7। ठीक है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की अब देखिए, पंचों से आपको यह हो सकता है कि आप पंच लिखा हुआ है तो 5 मार दें ऑप्शन। ठीक है, ये फंसाने के लिए दिया हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं करना। ये सदस्य कितने कम से कम होने चाहिए, 7 होने चाहिए और इसी के तहत वो सुनवाई सुनी जाएगी, अपील की सुनवाई जो होगी तब होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पंचायती राज से कितने ज़्यादा क्वेश्चन, पंचायती राज और मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और पंचायती राज पे भी क्वेश्चन आपने 4-5 तो देख ही लिए होंगे।
ठीक है। 20 क्वेश्चन में आपको लग रहा है 4-5 क्वेश्चन पंचायती राज से ही थे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज से। और ये सही भी है कि बिहार के पंचायती राज से, बिहार पंचायती राज अधिनियम हो या फिर जो पंचायती राज जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है उस पर भी क्वेश्चंस तो आते ही हैं पंचायती राज पे, ठीक है। ये भी है पंचायती राज से ही संबंधित ये क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, ये भी पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम में भी ये लिखा हुआ है कि कहता है कि उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो मुखिया खुद से हस्ताक्षर करके और अपना आवेदन, यानी कि अगर उसको त्यागपत्र देना है तो अपना आवेदन दे सकता है। वो किसे देगा? वो देगा अपना आवेदन किसे? वो देगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को, ठीक है। ये जो अपना जो आवेदन मुखिया जो है साइन करके परित्याग पत्र, यानी जो रिजाइन देना चाहता है, वो बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत किसे देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति से संबंधित कई कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं और डीपीएसपी से भी 1-2 क्वेश्चन हैं। तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो सेलेक्टेड चैप्टर्स भी अलग अलग से करवा दूंगा। चैप्टर वाइज भी मैं क्वेश्चन नहीं, चैप्टर वाइज थ्योरी भी करवा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, ठीक है। कह रहे दल बदल निरोध से, दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस अनुसूची या अनुच्छेद में निहित है, ये पूछ रहा है कौन सा प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 105 की बात कर रहा है, 10वीं अनुसूची की बात कर रहा है, 8वीं अनुसूची की, और इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल जो निरोध है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ये किस अनुसूची में निहित है? 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल में निहित है, ठीक है। और ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में निहित। और दल बदल विरोधी जो ये है, ये कब आया? 52वां संविधान संशोधन, 52th अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक। 52वें संविधान संशोधन के तहत ये दल बदल विरोधी कानून आया, जो 10वीं अनुसूची के तहत निहित है। अगर इसमें देखें तो इसके तहत आपको होता क्या है? दल बदल विरोधी कानून से कोई भी व्यक्ति, अगर इसमें कैसे आप कोई भी व्यक्ति जो है वो दोषी सिद्ध होता है। अगर देखें तो राजनीतिक, अगर जिस राजनीतिक दल से उसने चुनाव जीता है, अगर वो उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे, सबसे पहले जिस राजनीतिक दल से उसने चुनाव जीता होता है, अगर उस राजनीतिक दल का अगर वो त्याग कर दे तो वो व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाएगा और उसे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत ये आता है। फिर अगर कोई जो है एमएलए एमपी व्हिप जो जारी होता है, ठीक है, व्हिप यानी कि निर्देश जो जारी किया जाते हैं उसके किसी भी संदर्भ में कि आपको किस चीज़, किस बिल के खिलाफ वोट करना है या किस बिल के सपोर्ट में वोट करना है, अगर ऐसे व्हिप जिसको हम निर्देश जिसको व्हिप कहते हैं वो जारी किया जाता है, अगर वो इसके खिलाफ विरुद्ध मतदान कर देते हैं या फिर मतदान नहीं करते हैं, जो उनको कहा जाता है उसके खिलाफ, या फिर मतदान करते ही नहीं हैं, तो उन्हें फिर क्या कर दिया जाता है? तो फिर वो एंटी डिफेक्शन के तहत दोषी पाए जाते हैं। फिर तीसरा क्या है? अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीतता है और फिर जाके आगे जाके राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है, तो ऐसे में भी उन्हें क्या किया जाता है? वो दल बदल निरोध के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कोई व्यक्तिगत दल, जैसे कि आपने किसी निर्दलीय नेता को चुना, तो आपने तो ये सोच के चुना कि वो निर्दलीय है और अच्छा कार्य करेगा, आपने ये सोच के चुना, लेकिन वो व्यक्ति जाके आगे किसी दल से जुड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इस दल बदल विरोधी कानून, जो दल बदल निरोध कानून एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके अंतर्गत वो अपनी सदस्यता खो देते हैं, ठीक है। वो सारे जो प्रावधान है, उन तीनों प्रावधान के अंतर्गत मैंने जो आपको प्रावधान बताया, उन तीनों, जैसे कि पहला जो हो जाएगा राजनीतिक दल का त्याग कर दे, जिस राजनीतिक दल से उसका त्याग कर दे, या फिर जो उसका जो दल है वो व्हिप जारी करे और उस व्हिप के सपोर्ट में वोट ना करे वो, तो इस स्थिति में। और तीसरी स्थिति, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीतता है और फिर जाके वो उसमें जुड़ जाता है, किसी पार्टी में जुड़ जाए, तो ऐसी तीनों स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपनी सदस्यता
खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से संशोधन से इसे लाया गया था? आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वाज ब्राउट। तो अगर ऑप्शन देखें तो 46वां संशोधन, 42वां संशोधन, 71वां संशोधन और 73वां संशोधन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में कि वो किसके तहत जुड़ा हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 42th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत वो संविधान में जोड़ा गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 51 ये तो दिया हुआ है, और ये भाग बताए थे, क्या बताया था मैंने आपको, भाग 4 के क यानी कि 4A में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया, इस बात पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने पीछे आपको बहुत कुछ बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए, उसको फिर से होता है रिपीट पे देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, या कुछ विकल्प दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? विधानमंडल का ऊपरी सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है वो नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव एन अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी कि कह रहा है कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद, अगर हम बात करें तो विधानमंडल और विधान परिषद, ठीक है, जहाँ पे जो विधान परिषद नहीं है ऐसे राज्य के बारे में हमको बताना है। तो अगर हम देखें कि ऐसे कौन से राज्य है जहाँ विधान परिषद है, तो ऐसे मात्र 6 राज्य हैं जहाँ पे वर्तमान में विधान परिषद हैं। ठीक, तो ऐसे 6 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो हैं, एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर है कर्नाटक, एक महाराष्ट्र है, ठीक है, एक अपना बिहार है, और एक कौन सा? तेलंगाना। ठीक, अगर देखिए हम इसमें से, तो इसके हिसाब से कौन सा इसमें से नहीं है? महाराष्ट्र है, बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन जो पूछ रहा है जो नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जो वेस्ट बंगाल जो है वो, वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पे विधान परिषद जहाँ जहाँ वहाँ उनके सदस्यों की संख्या कितनी है, नॉर्मली जो है इनके सदस्यों की संख्या जो होती है वो विधानमंडल के सदस्यों की संख्या का 1/3 सामान्यतः, उससे या उससे कम ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये सदस्यों की संख्या है 50, उत्तर प्रदेश में 100 है, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में कितने आपको पता ही होगा 75, और 7 तेलंगाना में 40। तो सबसे कम कहाँ है? तेलंगाना में, और सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये इनके सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में। तो ये 6 राज्य तो आपको याद ही होनी चाहिए कहाँ कहाँ विधान परिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सामान्यतया विधान मंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के ऊपरी सदन के सभी सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो पिछले ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जितना विधानमंडल में जितना सदस्य होगा उसका कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कितना होना चाहिए अधिकतम? 1/3 होना चाहिए। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती? विधान परिषद में, ठीक है, विधानमंडल के जितनी संख्या उसका 1/3। ठीक है, अगर हम देखें तो
अब इसके सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से होता है, इसको अगर हम देख लेंगे तो अलग अलग जगहों से इसके सदस्यों का चुनाव होता है। कुछ जो है, कुछ सदस्य जो जैसे कि 1/3 सदस्य जो हैं इसके, वो स्थानीय संस्था जैसे कि नगर पालिका आदि से चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं स्थानीय संस्था लिख देता हूँ। फिर इसके 1/12 सदस्य जो हैं वो ग्रेजुएट लोग चुनते हैं, जो स्नातक होते हैं कम से कम, और 3 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है, मतलब 3 साल से स्नातक किए हुए उसको 3 साल हो जाना चाहिए होता है। ठीक है, फिर 1/12 जो है वो टीचर्स चुनते हैं। वो टीचर कौन होते हैं? वो टीचर सेकेंडरी स्कूल, मिनिमम कितने होना चाहिए? सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और उनको भी 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचर सेकेंडरी स्कूल के होने चाहिए और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के 1/3 जो होते हैं वो कौन चुनते हैं? वो विधानसभा ही चुन लेता है खुद से। विधानसभा 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, और बाकी का 1/6 जो है वो कौन चुनता है? राज्यपाल। ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसके सारे सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, विधान परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव इसी प्रकार से होता है। ये आप याद रखिएगा किस प्रकार से कहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि ग्रेजुएट लोग कितने प्रतिशत सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि कितने भाग सदस्यों का चुनाव करते हैं, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। कभी विधानसभा पूछ लिया कि विधानसभा विधानमंडल के कितने सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, राज्यपाल कितने का करता है। तो इस तरह से आपको ये याद रहना चाहिए, आसान ही है। ठीक है, इस तरह से इसके सारे सदस्यों का चुनाव होता है। तो यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। हमने देख लिया आज के सारे 20 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस अच्छे ही लगे होंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा था आज का। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा और भी क्वेश्चन अगर बीएसएससी के बचे हुए हैं तो मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, पॉलिटी के और अलग अलग विषयों के क्वेश्चन भी हमारी जो भी टीम है वो लेके आएगी, सभी विषयों के क्वेश्चन। और आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे सभी विषयों के। और ये सारे क्वेश्चंस आपको फिर जाके जब ये प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, जिसका लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, लेवल अप ही रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। और लेवल अप से क्या होगा तो आपको फ़ायदा होगा, जिससे कि आपको जो बेसिक और लेवल अप दोनों मिक्स रहेंगे क्वेश्चन, हाई लेवल भी रहेगा और मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो आज के क्लास को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।